देखें जी, पहला टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अभी तक क्योंकि आपने वर्ल्ड मैप का अभी तक कोर्स नहीं पढ़ा या आपको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैं आपको इनिशियली एक चीज बता देती हूँ। पहले तो आप समझें कि पाकिस्तान है किधर। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान का, सॉरी थोड़ा सा एक मिनट दीजिएगा। देखें, मैं इसको दोबारा लेबल कर रही हूँ। वैसे तो सारी बाउंड्रीज यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये आपका पाकिस्तान का मैप है। ठीक है, ये पाकिस्तान है दुनिया के नक्शे के ऊपर। अब पाकिस्तान के इर्द गिर्द वाले जरा रीजन आप देखें। ये जो सारे मुल्क है ना इसके इर्द गिर्द, उनको आपने थोड़ा सा बिल्कुल अभी समझना है, क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड मैप पहले पढ़ा होता तो आपको बेहतर समझ होती इस चीज की। पाकिस्तान के राइट साइड पे है आसियान ममालिक, आसियान। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशंस। और पाकिस्तान के ऊपर नॉर्थ में कौन है? चाइना, बहुत बड़ी पावर है। चाइना के ऊपर कौन है? रशिया बैठा हुआ है। पूरा नॉर्दर्न साइड के ऊपर रशिया बैठा हुआ है। इधर इधर रशिया बैठा हुआ है। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में कौन है? सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ये सारा सेंट्रल एशिया बैठा हुआ है। और पाकिस्तान के वेस्ट में कौन है? पूरा मिडल ईस्ट बैठा हुआ है। इतनी सी ही बात से आप इस चीज को गेज कर सकते हैं कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, यहाँ पर आसियान बैठा हुआ है। आसियान बहुत बड़ी मतलब पावर है, बहुत बड़ी इकोनॉमी आप इसको कह सकते हैं। 10 ममालिक हैं। ये कौन है ऊपर बड़ा? चाइना। चाइना आपको पता है अमेरिका को काउंटर कर रहा है, तो कितनी बड़ी पावर है। उसके ऊपर रशिया कोई थोड़ी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी मिलिट्री और हर लिहाज से बहुत जबरदस्त किस्म की, डिफेंस में भी बहुत आगे। और ये आपका क्या है? सेंट्रल एशिया है। अच्छा, सेंट्रल एशिया में आपको पता है सारे तान कंट्रीज आते हैं जो हाइड्रोकार्बन में बड़े रिच हैं। और ये क्या है आपका? मिडल ईस्ट का इलाका है। ठीक है, और मिडल ईस्ट भी आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर इनकी कितनी ज्यादा, और फिर इस तरह के बेल आउट पैकेजेस, और इनकी भी इकोनॉमी ऑयल रिजर्व्स की वजह से बहुत ज्यादा अच्छी है। और इस मिडल ईस्ट में कौन कौन से प्रोमिनेंट मुल्क है, मैं आपको ना इन सारों के मुल्क भी थोड़े थोड़े बता देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, तो उनके लिए बस। ठीक है, बाकियों को तो पता होगा ना कि इधर कौन कौन से मुल्क हैं। देखो, आसियान में कुछ सीधा सीधा मुल्कों की बात करूं तो म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइमोर लिस्ट जैसे मुल्क हैं यहाँ पर, लाओस, वियतनाम वगैरह वगैरह। ये कुछ आसियान के ममालिक हैं। और चाइना इधर है, और चाइना के इस तरफ तो ये फिर कोरियन पेनिनसुला और जापान जैसे मुल्क आ जाते हैं। ठीक है, रशिया ऊपर अकेला है। सेंट्रल एशिया में देखो तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह वगैरह जैसे मुल्क आ जाते हैं। और फिर मिडिल ईस्ट की बात करो तो कौन कौन से? इराक हो गया, सीरिया हो गया, सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा, ओमान, यमन, कतर, कुवैत, यूएई, फलाना 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 टर्की ऊपर ये रहा आपका। और इधर फिर आपको पता है कि इस जानेब ये फिर सारा इधर यूरोप है, और इस जानेब ये वाला सारा फिर अफ्रीका है, और ये सारा हमारा एशियन कंटिनेंट है, जो मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किया है। एक और बात फिर आपको पता होनी चाहिए, और वो बात बच्चों पता क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान के इमीडिएट नेबर्स तो आपको पता है ना, उसको तो मुझे नहीं बताने की जरूरत। जैसे इमीडिएट नेबर इस साइड पे देखो तो कौन है? इंडिया है। और एक मिनट, इसको मैं शेड ही कर देती हूँ। इस साइड पे इंडिया, रुके, ये देखिए, इस ईस्टर्न साइड पे इंडिया, वेस्ट साइड पे अफगानिस्तान, और नीचे ये रहा आपका ईरान, पाकिस्तान के इमीडिएट नेबर्स। ऊपर चाइना। ठीक है, और नीचे हमारे कौन है? अरेबियन सी। ये पाकिस्तान के इमीडिएट नेबर्स बताए हैं। और इमीडिएट नेबर्स से भी पहले मैंने, ये पाकिस्तान है जहाँ पे अभी मेरा एरो है, ये जो शेड किया है इलाका, ये इसके इमीडिएट नेबर से मुराद जिनकी बाउंड्री हमारे साथ अटैच होती है। तो ईस्टर्न बॉर्डर हमारा मेजरली प्रीडोमिनेटली इंडिया के साथ लगता है, नॉर्दर्न बॉर्डर हमारा चाइना के साथ लगता है, वेस्टर्न बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ लगता है, जो रिसेंट अभी टर्मोइल के अंदर एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन में गुजरा है आफ्टर द यूएस ट्रूप्स के विड्रॉल के बाद, अ हिस्टोरिक डिफीट ऑफ अ सुपर डुपर पावर इन द रीजन। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के ऊपर हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करती हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ इलाकों की पहचान करा रही हूँ, पाकिस्तान की दुनिया के नक्शे के ऊपर पोजीशन बता रही हूँ। ये ईरान इस साइड से, और नीचे अरेबियन सी। अब जरा समझे ना कि बेटा जी, आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह इसकी अब ज्योग्राफी, अब आप समझ सकेंगे इस बात को कि ब्लेसिंग है। जरा मेरी बात गौर से सुनना। आपको पता है चाइना बहुत बड़ी पावर है, और इस साइड पे सारे ना आपके आगे अमेरिका इस साइड के ऊपर है। ये तो आपको यूरोप पता लग गया, अफ्रीका पता लग गया,
और ये पूरा बड़ा जो मैंने एशिया है ना उसको तोड़ फोड़ के आपके सामने प्रेजेंट किया है। ये एशियन कंटिनेंट है और इस साइड पे बीच में अटलांटिक ओशन है और इधर नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका। ये सारी आपकी दुनिया है। अब बड़ी बड़ी जो ट्रेड पावर्स हैं या जिन्होंने ट्रेड करनी है लोगों ने, वो कौन कौन है? अगर चाइना ने, ये रहा आपका चाइना, चाइना ने अगर ट्रेड करनी होती थी ना समंदर के जरिए, तो ये पूरा इतना बड़ा चाइना है। मैं आपको चाइना का पूरा ऐसे ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैप, देखें। ये सारा आपका तकरीबन इतना इतना बड़ा चाइना है। ये देखो, ये इतना बड़ा चाइना है। चाइना की यहाँ पे पोर्ट है शंघाई पोर्ट, ठीक है। ये इसने अगर समंदर के जरिए तजारत करनी होती थी ना मिडल ईस्ट से, सेंट्रल एशिया से या अफ्रीका के इलाकों से, तो ये यहाँ से आता था ऐसे। और मलेशिया, ये रहा आपका मलेशिया। मलेशिया के पास मलक्का स्ट्रेट है, उससे गुजर के इंडियन ओशन में आ जाना। इंडिया के नीचे वाला समंदर को इंडियन ओशन कहते हैं। यहाँ से इसने आके फिर अरेबियन पेनिनसुला, सऊदी अरेबिया वगैरह को एक्सेस करना या अफ्रीका को एक्सेस करना। तो ये बहुत लंबा एक ट्रेड रूट था, तकरीबन 13,000 किलोमीटर समथिंग। फिर इसके यहाँ पे राइवल्स, आपको पता है स्प्रेटले और पैरासेल्स आइलैंड के ऊपर इसकी यहाँ पे लड़ाई हो गई। तो इसको बड़े अमेरिका वगैरह ने भी इसको यहाँ पे थ्रेटन किया। इन आसियान ममालिक के साथ इसके थोड़े फड्डे हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे भी क्लेम्स हैं। तो चाइना को यहाँ पे खतरात लाहक हुए और इसको पता लगा कि इन केस मेरे ऊपर यहाँ पे ये कंट्रीज कल को ब्लॉकेड लगा देते हैं, यानी ब्लॉकेड का मतलब ये होता है कि किसी मुल्क के ऊपर समंदरी रास्ता बंद कर देना, शिप्स आगे बड़े बड़े खड़े करके अमेरिका की मदद से अगर ये मुल्क कर दें, तो चाइना की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे मसला बन जाता। तो चाइना ने इसका अल्टरनेटिव निकाला, उसको दुनिया BRI के नाम से जानती है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसके कई रूट्स हैं, कुछ यूरोप की तरफ यूं चले जाते हैं ऊपर, कुछ सेंट्रल एशिया में, कुछ कहीं कहीं एक आसियान की तरफ आता है। और ओबूर या BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे जो बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो आपको पता है कि वो पाकिस्तान की तरफ आ जाता है। अब जो CPEC है वो यहाँ से आता है हमारे इधर ऊपर, क्या नाम है, GB वाले इलाके में, हुंजा वाले इलाके से, और नीचे फिर आगे हमारे ग्वादर पोर्ट तक यूं पहुंचता है। और आपको पता है कि जो हमारी ग्वादर पोर्ट है वो इधर है। ये देखना, अब जरा आपको समझ आएगी सारी कहानी। ये यहाँ पे ग्वादर है, ये CPEC जो है। अब देखें कि चाइना ने ये अल्टरनेटिव रूट ढूंढा कि अगर उसका समुद्री रास्ता यहाँ से बंद हो जाता है तो वो लैंड रूट के जरिए, उनका कितना सफर हमने डाइसेक्ट करके रख दिया है, कट करके रख दिया है। और अब चाइना जो कि कहते हैं कि इमर्जिंग सुपर पावर है, उसके लिए पाकिस्तान किस तरह इंपॉर्टेंट है, क्या ये इसकी कम सिग्निफिकेंस है? एक बात तो आपने ये ज़हन में रख लेनी है। अब थोड़ा सा मैं रश कम करती हूँ यहाँ पे, देखें। अब फिर आपको एक और चीज समझ आएगी ना इस बात से। अब जरा गौर कीजिएगा बेटा, अगर चाइना ने समुद्री रास्ते के थ्रू नहीं करनी ट्रेड और करनी है लैंड रूट के जरिए, तो अगर देखो चाइना ने सामान भेजना है अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मिडल ईस्ट को, तो थ्रू पाकिस्तान। सुन रहे हैं? इधर देखें, मिडल ईस्ट के सारे ममालिक के साथ, और मिडल ईस्ट के साथ इसकी बहुत बड़ी मार्केट चलती है। यहाँ पे पर्शियन गल्फ है और ये कितनी बड़ी ट्रेड मार्केट है आपको पता है, ऑयल के वाले से। अगर मिडल ईस्ट ने चाइना के साथ कुछ शेयरिंग करनी है तो थ्रू पाकिस्तान। सेंट्रल एशिया से चाइना बड़ा कुछ बड़े बड़े काम करता है। सेंट्रल एशिया ने अगर तजारत करनी है आसियान ममालिक के साथ तो थ्रू पाकिस्तान। आसियान ने अगर सेंट्रल एशिया के साथ कोई ट्रेड करनी है तो थ्रू पाकिस्तान। अब देखें जरा, एक और जरा बात सुने, आपको सेंट्रल पॉइंट में समझा रही हूँ कि ये किस तरह बनता है। वन मोर थिंग, इंडिया या अफगानिस्तान, यहाँ पे इन्होंने आपस में कोई ट्रेड करनी है तो किसके थ्रू? वया लैंड, पाकिस्तान के थ्रू। सुन रहे हैं? अगर सेंट्रल एशिया ने, सेंट्रल एशिया पूरा एक लैंड लॉक रीजन है, इसको अगर समंदर के जरिए तक एक्सेस करनी है ना, तो इसको पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पे आना पड़ता है। और या ईरान के थ्रू भी आ सकता है, वहां उनकी भी चाबहार पोर्ट है, यहाँ पे पाकिस्तान की भी ग्वादर पोर्ट है। तो इसने अगर एक्सेस करना है समंदर का रास्ता, तो इसको भी अरेबियन सी थ्रू पाकिस्तान एक्सेस करना पड़ेगा। वाइस वर्सा, इधर से इसने अफ्रीका वगैरह इधर उधर से भी कुछ लेकर आना है, तो उसको लेके गुजरना किधर से है? पाकिस्तान से। तो देखें, अब तो कोई मतलब मेरा से कोई एम्बिग्विटी बाकी नहीं बची कि जो आपको ये बात ना समझा सके कि किस तरह पाकिस्तान इन सारे रीजन्स के लिए एक सेंट्रल पॉइंट, एक सेंट्रल वाइटल इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है। और ये कर क्यों नहीं रहा? ये हमारी गवर्नमेंट की इनकैपेसिटी है। आपको ये बात समझ आ गई है?
अब मैं आपको एक और चीज समझाती, यहाँ तक क्लियर है आपको कि रीजनल इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की क्या है? ये मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव बताया है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। बेटा यहाँ तक क्लियर है? तो मैं अगली बात करूं। जी इनामुल्लाह, सम टाइम इट कैन बी काउंटेड एज मिडिल ईस्टर्न कंट्री, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं ये वाली ड्राइंग एक बार रिमूव करती हूँ और आपको थोड़ी और बात एक समझाती हूँ। देखें, एक मिनट दीजिएगा, आप यहाँ तक इसको नोट करें। अच्छा जी, अब हम एक और बात आपको मैं इस हवाले से बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की, अगर अब हम, मैंने आपको बात कर दी है इकोनॉमी वाइज, एक और बात करते हैं। आप थोड़ा सा जूम करके आपको मैं बताती हूँ कि पाकिस्तान की जो क्लाइमेट के हवाले से सिग्निफिकेंस है वो क्या है। देखिए, पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम जितने अल्लाह ताला के थैंकफुल हों कम है। ये देखें, ये अगर पाकिस्तान का मैप है ना, तो मैं आपको कुछ नेचुरल अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स बताने लगी हूँ, जिससे आपको फिर आप केटर कर सकेंगे इस फैक्ट को कि कैसे ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। ठीक है, ये पाकिस्तान है। एक तो मैंने कह दिया आपको कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्लेशियर सिस्टम है वो आउटसाइड द पोलर रीजन वन ऑफ द लार्जेस्ट है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट जो ग्लेशियर के रिजर्व्स हैं वो पाकिस्तान के पास हैं। वैसे तो आपको पता है, अगर ये पूरी एक दुनिया है तो दुनिया के ऊपर जो ग्लेशियर्स है वो या नॉर्दर्न पोल के ऊपर है या सदर्न पोल के ऊपर है। और इनके बाद अगर किसी मुल्क के पास या किसी जगह के ऊपर ये ऐसे वाले बर्फ के रिजर्व ज्यादा है ना, ग्लेशियर्स बर्फ के तोदे ही होते हैं ना, तो वो पाकिस्तान है। तो ये आउटसाइड द पोलर रीजन, तो ये पोलर रीजन से बाहर पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा बर्फ के जखायर मौजूद हैं। और उसकी उसकी वजह से आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर फिर सारा फ्रेश वाटर का जो इन्हसार है और जो हमारा इंडस रिवर है, जो हमारी एग्रीकल्चर की बैकबोन है, वो भी तो यहाँ से बह के आता है यूं। तो वो सारा जब इधर आके बहता है और अरेबियन सी में गिरता है, इस पूरे इंडस को फीड कौन करता है? तो यही ग्लेशियर्स इनको फीड करते हैं। फिर यहाँ से हमने अपनी यूं 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 नहरें बिछा के मुल्क के सारे हिस्सों तक पानी पहुंचाया हुआ होता है। और आपको पता है फिर कि ये सारा का सारा फीड इसको ये ग्लेशियर्स ही करते हैं। और जो आपके प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि सारे हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये मसला हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, फला फला, वो फिर वाटर स्कैर्सिटी के इश्यूज, वो फिर एक अलग डिबेट है। एक बात तो मैं आपको ये बता दी, एक फिर आपको मैं पहाड़ी सिलसिलों के बारे में बताती हूँ। वर्ल्ड की यंगेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हिमालय। हिमालय पाकिस्तान से शुरू हो रही है यूं देखें, और यूं नॉर्दर्न इंडिया से गुजरते हुए नेपाल में जाती है, और नेपाल में उसका हाईएस्ट पॉइंट है। इसके दो मेजर हाईएस्ट पॉइंट्स है ना, एक नांगा पर्वत है जो कि पाकिस्तान के अंदर है, और एक माउंट एवरेस्ट है जो कि दुनिया का भी हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है, और उसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, और वो यहाँ पर नेपाल में है। एक ये माउंटेन रेंज है। इसके ऊपर कराकरम माउंटेन रेंज है, बिल्कुल चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कराकरम रेंज, जिसकी हाईएस्ट टॉप आप K2 सुनते हो, और K2 इसकी हाईएस्ट टॉप भी है। और इसी के दरमियान हम लोगों का खुंजराब पास भी है। और आपको पता है खुंजराब पास भी है यहाँ पे, जो पाकिस्तान का हाईएस्ट पास है। इसके अलावा यहाँ से इसको यहाँ काशगर वगैरह से कट करती हुई शाहराह रेशम भी है, जो पाकिस्तान के अंदर एंटर होती है, और जिसको वर्ल्ड का 8th वंडर भी कहते हैं। आपको पता है कुदरत ने चाइना और पाकिस्तान को ना मिलाने के लिए ये बहुत बड़ी एक हर्डल क्रिएट कर रखी थी कराकरम की। तो इसको 8th वंडर इसलिए कहते हैं क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ने इसको पॉसिबल किया कि बीच में से शाहराह रेशम गुजारी और अपने कनेक्शन को पॉसिबल बनाया। अदरवाइज नेचुरली इट वाज नॉट फिजिबल कि हम हमारा आपस में लैंड कनेक्शन होता। ठीक है, इसलिए इसको 8वां अजूबा भी रेफर किया जाता है। अच्छा बच्चों, एक तो ये देखो ना, ये वाला पहाड़ी सिलसिला आपको समझ आ गया, दो पहाड़ी सिलसिले आपको समझ आ गए। एक और है यहाँ पे जिसको बोलते हैं हिंदू कुश माउंटेन रेंज, वो इस साइड पर है हिंदू कुश। अब देखो, जिसकी सबसे हाईएस्ट टॉप आप तुर्चमीर पढ़ते हो, तिरचमीर यूं करके यहाँ पे।
अच्छा, अब पता है ये सारा टॉप के ऊपर जो हमारा पहाड़ी सिलसिला है ना, इसकी नेचुरल सिग्निफिकेंस क्या है? अगर ये लोग यहाँ पे एग्जिस्ट ना करते, तो रशिया का इलाका जो ऊपर और सारा वो नॉर्दर्न पोल है हमारा, ऊपर से वो इतना कोई ठंडा इलाका है, वो डायरेक्टली इधर पाकिस्तान को यूं वो टुंड हवाएं हिट करती, एंड पाकिस्तान वुड बी मोर लाइकली अ कोल्ड प्लेनेट। तो हमारा जो पाकिस्तान है उसका क्लाइमेट इतना नॉर्मल, इतना ब्लेस्ड ना होता, हम ये चारों मौसम इस तरह से इंजॉय ना कर पा रहे होते जैसे हम आज कर रहे हैं। और इसकी एक और देन क्या है कि इसी की वजह से हमारा जो अरेबियन सी है, इसका पानी भी नॉर्मल रहता है और इसका पानी कभी फ्रीज नहीं होता। और हमारी जो यहाँ पर पोर्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, कराची इंटरनेशनल जो हमारी पोर्ट है, इसके अलावा पोर्ट कासिम है, और कई यहाँ पे अब तो ग्वादर भी डेवलप हो रही है। और इसी वजह से हमारी जो पोर्ट्स हैं वो सारा साल फंक्शनल रहती हैं। आपको पता है यूरोप की जो कुछ पोर्ट्स हैं वो सर्दियों में जम जाती हैं, और जब वो फ्रोजन फॉर्म में होती हैं तो वहां पे ट्रेड या शिपमेंट रुक जाती है और फिर इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका मिलता है। लेकिन पाकिस्तान इज ब्लेस्ड कि यहाँ पे हमारी पोर्ट सारा साल फंक्शनल रहती हैं। एक और ब्लेसिंग हुई ना। अच्छा, फिर आपको पता है पाकिस्तान को चाहिए कि इन पोर्ट्स को अच्छे से डेवलप करे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मोटरवेज और हाईवेज बनाए, ताकि जब भी मुल्कों ने हमारे थ्रू ट्रेड करनी है इधर उधर तो उनको अच्छी सर्विसेज मिले और पाकिस्तान की इकोनॉमी यूं करके बूस्ट कर जाए। तो ये वाली भी आपको एक पॉइंट समझ आ गया। तो मैं आगे चलती हूँ। अब देखें, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाती हूँ। अब हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। आपको काफी बातें समझ आ चुकी हुई हैं जो पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस के हवाले से। उसके बाद कल से तो फिर हमने पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप शुरू कर देना है ना। अंदर फिर हम जाके देखेंगे पाकिस्तान की डिवीजन और बला बला। अब हम कुछ बातें इसके बारे में लिखते हैं। लेट्स वर्क विद मी, और थोड़ा सा पेन कॉपी पकड़े। अगर हम बात करें पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस के हवाले से, अगर हमने बात करनी है तो लिखते जाएं कि पाकिस्तान इज अ डाइवर्स डाइवर्स कंट्री। ओवरऑल आपको पाकिस्तान का कोर्स है तो थोड़ा इंट्रो टाइप। डाइवर्स कंट्री विद breathtaking landscapes and scenic views, and this scenic views तक। अच्छा, वन थिंग, इसके बाद इतना ही रहने दें इसको। और इसके अलावा नेचुरल सिग्निफिकेंस के हवाले से जो आपने बात करनी है वो मैं आपको लिखवाती हूँ। नेचुरल सिग्निफिकेंस में अगर आप लिखें तो इसमें क्या है, कराकरम। और कराकरम के अंदर जो K2 है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में तो हाईएस्ट है K2। और ये K2 अकेली नहीं है, K2 K3 K4 K5 तक है ये सारी। ठीक है, वो फिर आपको बाद में बताऊंगी। इसके अलावा नेचुरल सिग्निफिकेंस में हमारे पास हिमालयाज हैं और हिंदू कुश है, ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ। हिंदू कुश ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ और नेचुरल सिग्निफिकेंस में चीजें हमारी ऐड ऑन होती हैं, जैसे ख्यूड़ा सॉल्ट माइन। पाकिस्तान के अंदर की बात कर रही हूँ, सॉल्ट माइन, एंड इट कैन बी रेफर्ड एज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन, वर्ल्ड सेकेंड। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंस हमारी हो गई। इसके अलावा नेचुरल सिग्निफिकेंस में देखें तो जो हमारे यहाँ थर डेजर्ट आता है, इंडिया के इलाके में भी थोड़ा सा वो फॉल करता है। दैट इज द ओनली ग्रीन फर्टाइल डेजर्ट इन वर्ल्ड। और आपको मैं बताऊं कि डेजर्ट के अंदर लाइफ बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये वाहिद ऐसा डेजर्ट है जहाँ पे मैक्सिमम आबादी है बाकियों की निस्बत। तो एक ये हमारे पास भी सिग्निफिकेंस है। और इसके अलावा जो मैंने आपको कह दिया कि जो हमारा ग्लेशियर सिस्टम है वो भी फिर इधर ही आपने पॉइंट ऐड कर देना है कि जो हमारे यहाँ ग्लेशियर सिस्टम है ये भी वर्ल्ड लार्जेस्ट है आफ्टर पोलर रीजन, आउटसाइड द पोलर रीजन। ठीक हो गया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस के हवाले से आपके हमेशा जहन में हो। इंटरव्यू में आपसे पूछ लें कि जी बताएं पाकिस्तान के पास क्या ऐसा खास है, तो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर ये बातें होनी चाहिए। ठीक है, और किसी भी आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं अगर आपको बता दूं तो पाकिस्तान में और भी बहुत सारी चीजें हैं, हिस्टोरिकली भी मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन, फिर देवसाई प्लेन्स हैं कुछ। ठीक है, जो कि पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट प्लेटू बनाते हैं,
वर्ल्ड के अंदर। फिर शंदूर पोलो ग्राउंड है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। फिर कई कई हमारे पास अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन कुछ इस तरह से आपको मैं लिखवाती हूँ। पाकिस्तान के पास कुछ अचीवमेंट्स हैं, जैसे पाकिस्तान होल्ड्स बिगेस्ट वॉलंटियर नेटवर्क इन द वर्ल्ड। कोई भी ऐसी चीज हो, जैसे ईदी की सर्विस हमारी देख लें, वॉलंटियर नेटवर्क इन द वर्ल्ड एक बात। और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन एक मिनट UNHCR, यस, इसने पाकिस्तान को लिस्ट किया था, पाकिस्तान एज लार्जेस्ट कंट्री टू होस्ट रिफ्यूजीज। और आपको पता है हम कितने ज्यादा रिफ्यूजीज को होस्ट करते हैं। प्लस और क्या क्या है आपको पता है, जो फुटबॉल है हमारा, इवन फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये कुछ एजाजात या कुछ अचीवमेंट्स आप कह लें जो पाकिस्तान के सर आती हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ एक फॉरेस्ट है, चांगा मांगा फॉरेस्ट, डू यू नो दैट इज लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। एक पॉइंट बेटा, इसको मैन मेड लिखना था, सॉरी मेरे से स्पेलिंग एरर हो गया, मैन मेड। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जो पाकिस्तान के पास अच्छे हैं। पाकिस्तान इज द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। तो पाकिस्तान के पास कौन सी अचीवमेंट्स हैं, आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। फिर हमारे पास जो तरबेला डैम है, डू यू नो इट हैज द ऑनर टू बी द लार्जेस्ट अर्थ, ऑनर नहीं ब्लेसिंग ही कह लें, अर्थ फिल्ड डैम। ठीक हो गया। अच्छा, फिर 9th पॉइंट पे आप लिखें कि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन गवादर। तो ये कुछ बातें हैं जो अगर आपसे पूछ ली जाएं तो आपको पता हो पाकिस्तान के हवाले से। बकिया हम हर सूबे की बात अलग से करेंगे। फिर आपको पता है पाकिस्तान के पास और क्या क्या है। हमारी पाकिस्तान हैज 2 लोग ऐसे नोबेल प्राइज होल्डर, ये भी आपको पता होने चाहिए। वन इज डॉक्टर अब्दुल सलाम एंड सेकंड इज मलाला यूसुफजई। और फिर एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि वो दुनिया की हाईएस्ट जो ATM मशीन है, that is installed on खुंजरब पास। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। ठीक है, वहां पर उसके पास। फिर 2 हमारे जो नोबेल प्राइज होल्डर्स हैं उनके आपको नाम पता हो, कौन कौन, अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम और प्लस मलाला यूसुफजई। ठीक हो गया, और यूसुफ, ठीक हो गया ये। और क्या है, और हमारी जो आर्मी है दैट इज उसके हवाले से भी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस है हम लोगों की, अच्छी इंटेलिजेंस के हवाले से भी। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं तो जो हमारी कुछ मोनामेंट्स हैं उसमें जो हमारी फैसल मॉस्क है दैट इज 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये कुछ बातें हैं जिनके ऊपर हम थोड़ा सा फखर टाइप महसूस कर सकते हैं। और इसके अलावा ISB ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरीज रेफर्ड एज सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड। और इसके अलावा जो हमारा शंदूर पोलो ग्राउंड है, शंदूर पोलो ग्राउंड दैट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, वन थिंग। और एक और पॉइंट आपको मैंने क्या बताया था कि हमारे जो दियोसाई प्लेन्स हैं, दियोसाई प्लेन्स, दे कॉन्स्टिट्यूट्स what सेकेंड हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। अब ये क्या होता है फिर बताऊंगी। प्लेटू आपको पता है क्या होता है, प्लेटू इन द वर्ल्ड, ये भी पहाड़ों जैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से थोड़ा प्लेन और सतह समंदर से 1000 मीटर की बुलंदी के ऊपर होता है। और इसकी कंपोजिशन में जो रॉक्स होती हैं उसमें एल्यूमिनियम और ये लोहा, आयरन, यूरेनियम वगैरह होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं और यहाँ पे क्या हमारे पास अच्छी अच्छी बातें हैं वो तो मैं आपको लिखवा ही चुकी हूँ वैसे। तो ये बस 15 पॉइंट्स आपको फिंगर टिप्स पे हों।
आपके इंटरव्यू में इतना तो टाइम ही नहीं होता, तो आपको कभी पूछ लेना कि आपको अपने कंट्री पे बड़ा मान शान है, तो आप बताएं कि देखें आप हमारे पास इतना कुछ है अल्लाह के फजल से। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की होगी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस। इसके अलावा अगर आपको मैप की ड्राइंग, वर्ल्ड मैप में तो बच्चों को मैं सिखाती हूँ, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगी कि आपकी प्रैक्टिस में थोड़ी ये चीज भी आ जाएगी जब आपको सूबे शूबे सारे याद हो जाएंगे। देखें, अगर आपने ड्रॉ करना हो, अभी मेरे पास तो माउस है, मैं उसकी मदद से थोड़ा ड्रॉ करती हूँ, लेकिन आपको भी फिर मैं थोड़ी सी टिप्स दे दूंगी इस हवाले से कि आपको कैसे सीखना है। ये मेरे पास अभी माउस है ना, तो ये आपने पहले जैसे लेट्स से बलूचिस्तान का रीजन बना लिया, थोड़ा नीचे लेकर आए तो सिंध वाला इलाका आपका बन जाएगा। ठीक है, ऐसे, और फिर यहाँ से थोड़ा कर्व आएगा और बलूचिस्तान से फिर आप अपवर्ड ऊपर यूं जाना शुरू कर देंगे। ये आपका पेशावर का इलाका आ गया, यहाँ से आपने सीधा यूं आना है और फिर इधर से इतना आपका जीबी का इलाका और ये ऐसे, और फिर इतना आपका है आजाद कश्मीर का इलाका यूं, और फिर ये आपका पूरा कश्मीर वैली भी अब आपके मैप में शामिल हो चुका है। डन। और फिर इधर से थोड़ा कर्व आता है और ये आके नीचे यूं ज्वाइन हो जाता है इसके साथ ऐसे। ठीक हो गया। और फिर अगर इसको भी मजीद सेग्रीगेट करना हो तो ये सिंध और ये आपका आ जाता है इतना पंजाब और यहाँ पे आपका इस्लामाबाद और यूं, और ये फिर इधर से इतना। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा आपका मैप भी दिखा दिया। और आपने पेपर में बनाना हो तो साथ में फिर आपके अच्छा, आज ना एक चीज हमारी मिस हो गई है, वो ये थी कि आपको मैंने कहा था मैं क्या नाम है, जितने भी हमारे इमीडिएट नेबर्स है ना उनके साथ अपने रिलेशंस को जरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में कर लेंगे और साथ में फिर पॉलिटिकल मैप भी अपना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लें, इंशाल्लाह फिर सी यू टुमारो। ठीक है, आपको मैंने पूरी प्रेजेंटेशन भी दिखा दी है, किस तरह हम काम करेंगे, सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।